So, Jai Hind everyone, and welcome to this another lecture of रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आज हम देखेंगे कि हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एग्ज़ाम में किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। एंड अभी लास्ट टाइम CDS 1 के अंदर हमें चाहे जो RC है वो देखने को नहीं मिला एग्ज़ाम में, बट वी कैन नॉट से विथ श्योरिटी कि अगली बार भी नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स देयर इन द सिलेबस। और अगर कोई चीज़ सिलेबस में है तो वो हमें करनी चाहिए, एंड स्पेशली तब जब वेटेज हमारी समवेयर अराउंड 10 क्वेश्चंस इन योर CDS एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस इन NDA। तो इतना हमें हर बार देखने को मिलता ही है। दो दे कैन चेंज द पैटर्न, बट हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके ही रखना है। सो उसी के लिए आज हम RC के कुछ क्वेश्चंस एंड पूरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे एंड किस तरह से हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मोर सच टाइम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक बता दूं, एक दो बातें। RC दैट इज़ अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। CDS की मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चंस, लमसम 10 क्वेश्चंस, मतलब 2 पैसेज आते हैं हमारे पास। 2 पैसेज होते हैं, ठीक है, पैसेज 1 और 2। वहीं अगर मैं NDA की बात करूं तो एक पैसेज होता है एंड उसमें 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वेटेज तो है, एग्ज़ाम में पूछ तो रहे हैं इस बार। दैट मीन्स योर CDS 1 2025 इसमें हमें नहीं मिला था देखने को RC, बट NDA में था। तो आप CDS 2 के लिए इसको छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। एंड स्पेशली व्हेन यू आर हेयर तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाओगे। तो उसी के लिए अब हम देखते हैं कि हमारे ना यूजुअली क्या क्या डाउट्स आते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए जो मेरे को पर्सनल लेवल पे डाउट्स होते हैं मैंने वही आपके लिए भी लिखे हैं, ये एज्यूम करते हुए कि वही डाउट्स आपके भी होते होंगे। तो हमारी जनरल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है एक बारी हम वो देख लें तो ओके। तो जनरली क्या होता है ना, या तो हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे होते हैं। एक मिनट में इसका थोड़ा कलर डार्क कर लो, ओके। सो हमें ना क्या होता है, मोर देन वन ऑप्शन सही लग रहे होते हैं एग्जाम में। एक एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात कि रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। हम एक क्या इसका क्या मतलब है कि सपोज 2-3 पैराग्राफ हैं या 4 मान लो, 4 तो यूजुअली नहीं मिलते, 3 मान लो। तो आपने एक पैराग्राफ रीड किया, आपको चीज़ें समझ में आ गई। दूसरा पैराग्राफ रीड किया, समझ में आ गया। तीसरा भी रीड किया, समझ में आ गया। बट जब आप एक कंक्लूड पूरा एक कॉमन इसको रीड करने जाते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। और यहीं पर अगर मान लो कि 1 से 2 वर्ड्स ऐसे आ गए जिनका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आपका आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। बेसिकली कॉम्प्रीहेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड वही इसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यानी कि आपको रीड करने के बाद कॉम्प्रीहेंड भी करना है। आज से मैंने ग्रुप में एडिटोरियल्स भी आपको भेजे हैं, आपको उनको भी रीड करना है। उससे आपका यही सब चीज़ें स्ट्रांग होंगी जो हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गई एक बात। प्रॉब्लम आती है कुछ कुछ जगह पे, वो कैब का इशू आ जाता है कि कुछ वर्ड समझ में नहीं आए तो वो कैब पूरी वहाँ पर आउट ऑफ नॉलेज चली जाती है कभी कभार, ठीक है। हम रीड नहीं कर पाते। मान लो हमने, या तो क्या होगा ना, कभी कभार फिलोसफिकल ऐसे फिलोसफिकल जब आपके पास आ जाता है ना पैसेज, तो उसमें ज़्यादातर ये डिफ़िकल्टी आती है कि 2 से 3 बार भी पढ़ रहे हैं ना, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर लिखा क्या है। थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट होगी। ऐसा मुझे याद है एक बार आया था, शायद CDS 23 में आया था जब मैंने दिया था। तो ना बहुत टफ पेपर उन्होंने ना पैसेज को बहुत टफ कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि लैंग्वेज के साथ ही खेला था। फिलोसफिकल ऐसे था और काफ़ी डिफ़िकल्ट सी लैंग्वेज थी, तो वो ना समझ पाना मुश्किल हो रहा था। स्टिल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट तो करने ही है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो ना हो उसके लिए ही हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि आप रीड कर रहे हो, 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आया नहीं है क्या लिखा है, तो फिर आपका टाइम भी जा रहा होता है वहाँ से और आपको चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही होती। तो ये कुछ जनरल से इश्यूज होते हैं, जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो हम यूजुअली फेस करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट RC, ठीक है। तो इनको हमें किस तरह से डील करना है, मेरे पास उसके लिए आप 3 अप्रोचेस हैं जिनको आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये जो आपकी 3 स्टेप अप्रोच है, 3 स्टेप की अप्रोच, इसमें क्या होगा, सबसे पहला है हमारा स्किमिंग, ठीक है। ये है क्या, मैं अभी बताऊंगी, जस्ट एक बार नाम से गो थ्रू कर लो। पैराफ्रेजिंग, सी द हाइफन पैरा एंड फ्रेसिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि कनेक्ट करना है आपको, कनेक्ट, ठीक है, यू कैन से। उसके बाद तीसरी बात अगर मैं करूँ तो इमोशन या टोन, या फिर थर्ड सेंस, या फिर सेंस,
इन चीज़ों को समझना, ऐसे किस बारे पे बात कर रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए वी हैव द थर्ड अप्रोच, दैट इज़ ये तीनों साथ में मिलकर ही अप्रोच बनती हैं, ठीक है। ये तीनों से मिलकर हमारी जो 3 स्टेप अप्रोच है ये पूरी कंप्लीटली एक ही अप्रोच है जिसमें हमारे 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। स्किमिंग, पैराफ्रेजिंग एंड इमोशंस या फिर टोन, ठीक है। अब मैं बात करूँ, CDS NDA में मिलता है देखने को, मैंने यहीं पर ये बताने की कोशिश करी है, ठीक है। मिलेगा आपको, CSC के क्वेश्चंस भी इसमें बैच में दिए जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। बट यहाँ क्या होता है ना, CDS और NDA के कंपैरिजन में थोड़े से जो है पैसेजेस वो कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस इनकी करनी होगी, क्योंकि फिर एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल का UPSC जा सकता है। CSC में जाएगा उससे थोड़ा कम ही CDS NDA में रहेगा ऑब्वियसली, बट हाँ अगर हम स्ट्रॉन्ग लेवल प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो छोटे मोटे लेवल फिर हमारे लिए ईजी हो जाएंगे, राइट। आई होप ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग सेंस टू यू एंड यू आर गेटिंग वट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। अब हम बात करें कि स्कोरेबल, येस इट इज़ स्कोरेबल। अगर हमें पता लग गया कि यार देखो आपके पास आंसर ना सामने ही होता है, ठीक है। इस चीज़ का फ़ायदा देखो, आपके पास जो पैसेज है ना, ये पैसेज है सपोज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ आंसर है, ये उसी के अंदर में से आंसर्स निकालने हैं आपको, सब कुछ आपके सामने है, क्वेश्चन भी आंसर भी, तो इसीलिए ये स्कोरिंग है। मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी कि स्कोरिंग नहीं होता। जो इश्यूज़ हैं कि हमको आंसर एक से ज़्यादा सही नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ पे आप वर्क कर लोगे जब आप 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप उस टॉपिक में ऑब्वियसली थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँ कि कैन वी गेट 10 on 10 राइट, येस इट इज़ पॉसिबल विद योर प्रैक्टिस से आपके 10 on 10 सही कर पाना भी पॉसिबल है। एंड मोस्टली आप 8 तो सही कर ही लोगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, जो ये 3 स्टेप की अप्रोच अभी मैं बात करूँगी, ठीक है। अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया, फॉलो कर लिया, तो आप 8 out of 10 सही कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलो फिर अब इन्हीं सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए लेट्स मूव ऑन टू अवर डिस्कशन, ठीक है। ओके, एक और बात है छोटी सी बिफोर आई मूव अहेड, मुझे आपको बतानी है कि 3 तरह की RCs हैं जिसमें मैंने क्लासीफाई करा है। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, इन्फरेटिव और अदर, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस, अपने एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से 3 तरह से बांट सकते हैं। स्टोरी बेस्ड, जिसमें बहुत ईजी आएगा, ठीक है, बहुत इजी सा पैराग्राफ है, आपको सारी लाइन समझ में भी आ जाएंगी, क्वेश्चंस जो हैं आपके बन जाएंगे, मतलब मोस्टली बन जाएंगे, कुछ कुछ जो नहीं बनेंगे वो तो सिर्फ वो इसीलिए ही होता है ताकि कंपटीशन बोल सके, अदरवाइज सारा ही इजी हो गया तो हम उसे कंपटीशन क्यों कहेंगे, सब कर लेंगे तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा। तो इसीलिए स्टोरी बेस्ड एक हमारा मेथड है जिसमें ईजी होता है आपका, ठीक है, ईजी पैसेज मिलेगा, वोकैब, लैंग्वेज, सेंटेंस फ्रेमिंग सब कुछ ईजी, ठीक है, सब कुछ इजी होगा, वोकैब, लैंग्वेज और जो भी सेंटेंस फ्रेम हो रहा है वो सब। उसके बाद आपको इसमें क्या करना होता है ना कि सबसे पहले आप पैसेज को रीड करोगे इन क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इजी है। वो पता कैसे चलेगा, आपने देखा एक बार ही आपने गो थ्रू किया फटाफट से और आपने देखा यार पैसेज ना इजी लग रहा है मुझे, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं लग रही है, 2 से 3 लाइन पढ़ने के बाद या फिर आप मान लो 4 लाइनें पढ़ोगे ना, उतने में समझ आ जाएगा। आप शुरू की 4 लाइनें पढ़ो और लास्ट की 4 लाइनें, उतने में आपको समझ आ जाएगा ये पैसेज इजी की डायरेक्शन में है या नहीं। अगर इजी है तो आपको सबसे पहले पैसेज को रीड करना है, ठीक है, क्योंकि इजी पैसेज है तो यार क्वेश्चन बना लोगे, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि वो रैबिट और टर्टल की जो स्टोरी है, ठीक है, वो कछुआ और खरगोश वाली, कि वो कैसे कैसे भागते हैं वगैरह वगैरह। सो हाँ, तो आप वहाँ से देखो कि अगर आपको उस तरह का पैसेज लग रहा है या फिर यू आर फाइंडिंग दैट पैसेज इतना ईजी, सो यू हैव टू फर्स्ट रीड द पैसेज, देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे जाना है। ओके, so this is one approach which you have to follow. Next thing if we talk is moderate level. This is the level that you can expect in UPSC. आप CDS and NDA for that too you can expect the moderate level of questions, ठीक है। Now what's in the moderate level? यहाँ क्या होगा, the language will be a bit complex than the easy one, ठीक है। When we compare these two, moderate and the story based or easy, you can say it easy, moderate and tough, like डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग वी हैव डिवाइडेड देम, ठीक है। मॉडरेट की लैंग्वेज इज बिट कॉम्प्लेक्स देन द इजी वन, ओके।
this we have to deal in depth because this is the level we can expect from UPSC. So इसी के लिए we have these three approaches that I will be covering in this particular class comprehensively. But for now, let's look at the third and last approach or third type, that is your tough. Tough is generally not asked in our examination, ठीक है? It is expected in CSC level of examination, and we will practice such questions in our batch as well, ठीक है? We'll practice these questions, we'll get a hold of these questions, and then we can expect ourselves to, uh, be somewhat, like in a position to solve at least 8 to 10 questions correctly, not just correct but correct them with accuracy, ठीक है? So we will expect accuracy once we complete RC in our batch completely, right? So now let's move on to the moderate level and these three techniques that we are going to look in this particular class, ठीक है? So इसमें क्या होता है, when you are given with a moderate level of पैसेज, जब आपको मॉडरेट लेवल का पैसेज मिलेगा, सो फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, ओके? आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना है, बिकॉज और आपको ये भी कैसे पता चलेगा कि दिस पैसेज इज ईजी, मॉडरेट और टफ? सो आप ये कहाँ से ज्यूम कर पाओगे? तब आप वंस यू रीड द फर्स्ट 3 lines of intro starting and 3 to 4 lines of conclusion. You have to read this, and then you can expect that this is easy and this is moderate, this is tough. Okay, tough is generally not expected as I just told. Okay, so now let's see what skimming is. First, I have jotted down few points for you. First, we'll read those points, and then we will look practically with one example that how skimming works and what exactly you need to do while you are solving RCs and you are applying the tricks of skimming, right? चलो, सबसे पहले क्या होगा, आपको पैसेज को पढ़ना है, केयरफुली रीड करोगे पैसेज को, ठीक है? वंस यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द स्किमिंग टेक्निक, सबसे पहले आप पैसेज रीड करोगे एंड उसके बाद आपको कीवर्ड को कैच करना है, ठीक है? कीवर्ड को कैसे कैच करना है वो सब मैं बताऊंगी, बस एक बार ध्यान से सुन लो। उसके बाद आपको क्या करना है, पैसेज में से आर्टिकल, कनेक्टर्स और जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एंड फॉर दैट मैटर प्रोनाउन, नाउन, कुछ भी आ रहा है, नाउन नहीं प्रोनाउन, ठीक है? यहाँ पे आ नहीं रहा है बट आपको प्रोनाउन, ठीक है? तो आपको इन सबको नहीं पढ़ना है, यू हैव टू रीड एक्सक्लूडिंग दीज जो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं, आर्टिकल्स, कनेक्टर्स और जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर, जो भी आ रहा है, या फिर प्रोनाउन ही, शी, इट, जो भी आ रहे हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ के पैसेज को रीड करना है, ठीक है? और आपने जब एक बार कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको उन सबको जॉट डाउन करना है। जॉट डाउन इन द सेंस आपको लिखना कुछ भी नहीं है, बट आपके पास यहाँ पर मान देखो, यहाँ देखो, ओके, यहाँ पे, ठीक है? आपके पास पेपर, ये शीट है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन पेपर है आपका, यहाँ पर आपको पैसेज लिख के दिया है, यहाँ आपका पैसेज लिखा है, ठीक है? तो आपने ये पैसेज को यहाँ रीड किया, आपने जो वर्ड हाईलाइट करे हैं आप उनको ऐसे ऐसे हाईलाइट कर लो, मतलब हाईलाइटर नहीं, पेन से हाईलाइट कर लो, राउंड बना लो, सर्कल कर लो उनको, एंड सर्कल जितने भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, और जो भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इस वर्ड पे थोड़ा डाउट है, अब उसको हाईलाइट करो, सबको ऐसे हाईलाइट करो, एक्सक्लूडिंग आर्टिकल वगैरह जो बता दिए उनको छोड़ के सबको हाईलाइट वगैरह कर लो। पेपर में इतना कर सकते हैं, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक CDS में, तो कहीं पर भी ऐसा उन्होंने मना नहीं किया कि आप शीट पे कुछ लिखो मत, ठीक है? अगर आपको मना करते हैं तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए फिर ही आप इन चीज़ों पे वर्क करो, ठीक है? बट आपने क्या कर लिया, जब आपने स्किम एक बार ही सारे कीवर्ड्स नोट डाउन कर लिए, फिर आप उन कीवर्ड्स को एक बार फटाफट पढ़ो, पूरा रीड कर लो पैसेज के अंदर, जो जो आपके कीवर्ड्स हाईलाइट वाले हैं ना, जितने भी आपने ऐसे सर्कल मारे हुए हैं, आप सिर्फ उनको रीड करो। उससे क्या होगा, आपकी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी, पैराफ्रेजिंग मतलब क्या हो गया, आपने पैरा में से भी कुछ अपने पर्टिकुलर सेग्रीगेट करे वर्ड्स, कीवर्ड्स, आपने उनका फिर अलग से एक फ्रेजिंग किया, दैट इज़ व्हाट वी आर रेफरिंग टू हेयर एज पैराफ्रेजिंग। उसके बाद आप एक टोन कैच करने की कोशिश करोगे, ठीक है? टोन कैसे, और जनरली ना जो टोन होती है वो लास्ट में आपको पता चलती है, या तो वो क्रिटिकल होगी टोन, ठीक है, क्रिटिकल होगी, या फिर वो पोइटिक होगा, या फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशनल होगा, ठीक है? इन्हीं में से कुछ ना कुछ ज़रूर वो होगा। तो वो लास्ट की जो लाइंस होंगी ना, कुछ एक पैरा मतलब लास्ट में जहाँ से पॉइंट
डॉट के बाद एक लाइन होगी लास्ट वाली, उसको पढ़ो। वहाँ से आप कैच कर पाओगे कि क्या टोन में जा रहा है ये पैसेज, और क्या इसका एक्चुअल इसेंस है, या फिर क्या जो भी इसमें इमोशंस क्या बताने की कोशिश करे हैं पोइट ने, ठीक है, पोइट या फिर फॉर दैट मैटर ऑथर ने। तो ये चीज़ हो गई। और फिर आपने क्या करना है, दोबारा से आके क्वेश्चंस को रीड करना है। पहले आपने एक बार स्टार्ट पे रीड कर लिए क्वेश्चंस, और एक बार आपने ये एक्टिविटी करने के बाद क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्किमिंग इज, ठीक है। स्किम यानी कि जैसे हम देखते हैं ना स्किम, यहाँ पे ही मैं बताती हूँ। जैसे हम देखते हैं स्किम्ड मिल्क होता है ना, स्किम्ड मिल्क। तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं ना, फैट वगैरह सब कुछ हटा के वो बना हुआ होता है। तो आपने क्या करना है, जितने भी आर्टिकल वार्टिकल सब कुछ हटाने के बाद जो आपके पास बचता है वो आपका स्किम्ड पैसेज होता है। एंड वही होता है जो आपको एक्चुअली पढ़ना होता है, एंड वही एक यू नो जो भी है वो एक्चुअली वही होता है, ठीक है। बाकी तो सिर्फ उन्होंने हेल्पिंग वर्ब और ये दे के पूरा एक पैसेज बनाना होता है ना। तो मेन तो चीज़ें वही हैं जो यू नो थोड़ी सी हाईलाइटेड होंगी। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली। दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, मतलब ये लास्ट एस्पेक्ट होगा हमारा आज के इस लेक्चर का। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि स्किमिंग में एक्चुअली हमें चीज़ों को करना कैसे है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अभी वो मैं वैसे करवा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। जो ये पैसेज है, पैसेज नंबर 1, आपको क्या करना है, इस पैसेज को ये यहाँ तक, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, ये पूरा जो पैसेज है ना, ये आप इसको टाइमर लगाओ, विद इन 50 सेकेंड इसको रीड करने की कोशिश करो, ठीक है। 50 या 40, मतलब 40 से 50 की रेंज में आप इस पैसेज को टाइमर के साथ रीड करने की एक बार प्रैक्टिस करो। यानी कि कोशिश करो, प्रैक्टिस छोड़ो, एक बार ही रीड करो इसको, 50 सेकेंड में ट्राई करो। बट आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 1 मिनट तक जाता है, तो दैट्स नॉट एन इशू, चल जाएगा, बट आप एक बार ही रीड करोगे। कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट थिंग, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ओके। तो मेरे जो मैंने आपको बताया ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। इस पैसेज को आपको रीड करना है विद इन 50 सेकेंड्स, विद इन 50 सेकेंड, इससे कम ही कोशिश करो कि आप कर लो, ओके। वंस यू आर डन विद दिस, नाउ आप ये देखो कि क्या आप इसको 50 सेकेंड में कर पाए ख़त्म, ठीक है, या फिर नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए हो ना, तो आपको एक बारी, आपको ये ज़रूरत है कि आप पूरी के पूरे जितने भी क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं ना, आप उन सब पे ये चीज़ अप्लाई करोगे, जब तक आप इतना नहीं कर लेते कि आप 50 सेकेंड में पैसेज को रीड कर लो। क्योंकि CDS में आपके पास 2 आवर का टाइम तो है ही, है ना। और 2 आवर्स में से भी आप बाकी सारे जगह पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ कि कहाँ पर कितना टाइम इन्वेस्ट आइडियली आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको 50 सेकेंड्स एक ना, मतलब बहुत टाइट ये बता रही हूँ, टाइट नंबर है, ठीक है, मार्किंग बोल रही हूँ, ठीक है। ये टाइट मैंने आपको टाइम दिया है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, फिर आपको क्वेश्चन को भी तो पढ़ना है, क्वेश्चन रीड करोगे, आंसर रीड करोगे, जब आपको आंसर सेम सेम लगेंगे उसमें भी आप फिर थोड़ा और समझोगे, तो इतने में आपका काफ़ी टाइम जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पैसेज को जल्दी रीड करने को बताया है। चलो ठीक है, ये हो गई एक बात। आपको इसे करना है खुद से कर लेना एक बार। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अब तुम कर लोगे इसे। उसके बाद चलो अब मैं बात करती हूँ, ये क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम ये देखेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारी स्किमिंग का एक जीता जागता एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज व्हाट स्किमिंग इज, दिस इज योर स्किमिंग। मैंने क्या करा है, जो मैंने हाईलाइट करे हैं, आप एक बारी क्या करो, मेरे कहे से बस उनको रीड करोगे जो मैंने हाईलाइट करे हैं, ठीक है। चलो हम करते हैं इस एक्टिविटी को, हमें करना है। ट्रेजेडी टुडे इज जनरल, यूनिवर्सल, फिजिकल, बियर, लॉन्ग सस्टेन्ड। आप बस अभी कहाँ तक करोगे, एक फुल स्टॉप देखने दो कोई, यहाँ तक। अभी आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, उतने में मैं आपको बता दूंगी कि क्या मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और ट्रेजिडी टुडे, सॉरी और को नहीं पढ़ना हमें। ट्रेजिडी टुडे जनरल, यूनिवर्सल, फिजिकल, बियर, लॉन्ग सस्टेन्ड, इवन बियर इट, ठीक है। नो लॉन्गर प्रॉब्लम्स ऑफ स्पिरिट, ओनली क्वेश्चन, विल आई बी ब्लोन अप बिकॉज young men women writing today forgotten problems of human heart in conflict, make good writing because only that is worth writing about। Ajoni Sweat, ठीक है, must teach himself the basest of all things is to be afraid, and teaching himself that forget it forever, leaving no room, workshop old verities, truth heart old universal truths, lacking story ephemeral doomed love and honor, ठीक है। अरे हमने ज़्यादा पढ़ लिया,
बट आई होप तुमने इसको वैसे ही पढ़ा होगा जैसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। इसको तुम खुद के लेवल पे भी करोगे, वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, तो आप इसे और एक बार पढ़ोगे अभी अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आई हैं चीज़ें तो, ठीक है। वेट, थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूँ। राइट। हाँ, तो इसमें क्या समझे तुम कि एक कोई ट्रेजेडी की बात हो रही है कि एक आज की ट्रेजेडी क्या है कि एक तो जनरल यूनिवर्सल एक फिजिकल बियर की बात हो रही है, इतना है, इतना सस्टेन हो चुका है कि अब हम उसे बियर भी कर सकते हैं, अब हम यूजुअल हो गए हैं, हम आदी हो गए हैं, ठीक है, इस चीज़ को बियर करने के फिजिकल फियर को, ठीक है। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पिरिट का आज के टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे एक ही क्वेश्चन है कि क्या आई बी मतलब विल आई बी ब्लोन अप, ठीक है। और जो इसी की वजह से क्या हो गया है कि जो यंग मैन और वुमेन राइटर हैं, राइटिंग कर रहे हैं, राइटर्स कह लो उनको, ठीक है, जो यंग राइटर्स हैं दे हैव फॉरगॉटन द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, मतलब हमारे हार्ट की प्रॉब्लम भूल चुके हैं एंड वो सिर्फ बिजी हैं कि अच्छा लिखने के ऊपर, बिकॉज दैट इज वर्थ राइटिंग अबाउट, ठीक है, वर्थ द एगोनी एंड स्वेट, ओके, ठीक है। बट उनको क्या होना चाहिए, ही मस्ट टीच हिमसेल्फ, ही वी को छोड़ दो, मस्ट टीच हिमसेल्फ कि क्या है बेसिस्ट कि हम डरे, ठीक है, हम फिजिकल फियर को भूल चुके हैं, हम उस चीज़ को ना भूलें, हम सिर्फ लिखने की तरफ भाग रहे हैं, वो ना करके हम अफ्रेड जो हमें एक्चुअल फियर होता है लाइफ का उस चीज़ को हमें समझना चाहिए, ठीक है। और कोई रूम ना छोड़े हम किसी चीज़ के लिए बट द ओल्ड वेराइटीज़, कि हमारे जो अब यहाँ पर तुम्हें वेराइटी मैंने यहाँ हाईलाइट करके ऑलरेडी पैसेज में दिया था ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पे वेराइटी लिख के दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड था एंड जनरली बच्चों ने यहाँ पे मतलब तुम में से भी किसी ने मोस्टली ने ये नहीं सुना होगा, ठीक है। तो वेराइटीज़ का मतलब हो गया जैसे हमारे जो होते हैं हमारे प्रिंसिपल मतलब कोर प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमारी हो गई, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस वाली वो। एफिमरल हम आगे देखते हैं, एफिमरल वैसे तुमने रिवर के कंटेक्स में सुना होगा, जो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, है ना, कुछ समय के लिए आती हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे डिसअपियर, डूम्ड, ठीक है। उसके बाद आपका क्लैंग्ड, तो ये कुछ वैसे वर्ड्स हैं जिनको हमने जो हमें न्यू लगे इस पैसेज में से। बेसिस्ट भी एक कुछ नया वर्ड है बट हाँ इतना तुम समझ जाओगे, बेसिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इज टू अफ्रेड, मतलब कि बेस किसी चीज़ का, राइट, तो वही है बेस, बेसिस्ट लिख दो, बेस लिख दो, बेसिस्ट का मतलब हो गया ये, ठीक है। एफिमरेल, डूम्ड, लव एंड ऑनर, पिटी, प्राइड, कंपैशन, सेक्रीफाइस, बस तुम कीवर्ड हाईलाइट करो, जस्ट पिटी, प्राइड, कंपैशन, सेक्रीफाइस, लेबर अंडर कर्स, ठीक है। राइट नॉट, अब आज के टाइम पे क्या होता है कि राइटर्स डू नॉट राइट अबाउट लव बट दे राइट अबाउट लस्ट, डिफीट्स, ठीक है, विक्ट्रीज विदाउट होप, वर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, विदाउट पिटी और कंपैशन। आज के टाइम पे जो राइटर्स हैं दे डोंट हैव एनी पिटी, दे डोंट हैव एनी कंपैशन, दे डोंट हैव एनी एम्पैथी फॉर आर लाइव्स, दे आर जस्ट राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, ठीक है। इस पैसेज में से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो राइटर है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कि आज के टाइम पे जो राइटर्स होते हैं, यंग वुमेन एंड मेन राइटिंग, वो सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि उनको सिर्फ लिखना है फॉर द सेक ऑफ राइटिंग ताकि लोग उनके रीडिंग्स को पढ़ें, दे डोंट केयर अबाउट द फीलिंग्स एंड यू नो दैट कंपैशन अबाउट, दे डोंट हैव कंपैशन अबाउट अदर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो राइटर है वो हमें इस पैसेज में से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन करके हाईलाइट करके दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको रीड करना है एंड देन यू हैव टू रीड ऑल दैट विथ टुगेदर, ठीक है, टुगेदर उन सबको रीड करना है, ठीक है, ओके। तो आई होप आप समझ गए होगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, यस, ओके, ठीक है। हम्म, तो आपको जो मैंने यहाँ पर ऐसे हाईलाइट करके दिया है ग्रीन वाले से, आपको सिर्फ वो ही रीड करना है। वंस यू आर डन विद दैट आपको उन सबको कलेक्टिवली रीड करना है, इतना कर लिया, दिस इज योर स्टेप 1 and 2 डन, स्किमिंग इज डन, पैराफ्रेजिंग इज डन। आप एक बारी लास्ट लास्ट वाला पैराग्राफ मेरे साथ रीड करो। आई रिफ्यूज, पूरा मत करो, रिफ्यूज एक्सेप्ट कि मैन विल नॉट मेयरली इंड्योर प्रिवेल, ही विल प्रिवेल, ठीक है। इमॉर्टल बिकॉज अमंग क्रिएचर्स हैज इनएग्जॉस्टिबल वॉइस बट बिकॉज ही हैज अ सोल, स्पिरिट, कैपेबल, कंपैशन एंड सेक्रीफाइस। तो आपको इसे समझ में आया होगा कुछ टोन किस तरह का है ऑथर का, ठीक है, जो यहाँ पर राइटर लिख रहा है ये चीज़ें, उसका टोन कैसा है कि वो कह रहा है कि मैन जो है
मैन इज इमॉर्टल, ठीक है, मैन इमॉर्टल है क्योंकि उसके पास सोल है, स्पिरिट है, जो कि कैपेबल है कंपैशन और सेक्रीफाइस के। तो ये चीज़ें, ये वो बातें हैं जो राइटर यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझे? कुछ समझे दया? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जनरल टोन है वो किसका है, कंपैशन एम्पैथी का है, और एक ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दिया है, ठीक है, ठीक। तो दिस इज व्हाट स्किमिंग, पैराफ्रेसिंग एंड इमोशन कैच करना इज। अब आप देख लो आपको इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अभी तो आपको चलो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू, बट व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी फॉर यू नो आप इस एक्टिविटी को 10 से 15 बार कर लोगे, जब आप बैच के अंदर क्वेश्चन करोगे, तो आप खुद एज्यूम करके देख लो कि ये चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। आई नीड नॉट टू टेल यू, बट यू कैन जस्ट खुद से करके देखो एक बार एंड देन लेट मी नो। ओके, तो इतना कर लिया, अभी हमें इस पे तो छोड़ना नहीं है, हमारे पास तो क्वेश्चंस भी हैं करने को। तो अब एक बारी हम क्वेश्चंस की ओर नज़र मारेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, बस एक बारी क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू वंस। द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स इज, ओके, यहाँ पे ट्रेजेडी की बात हो रही है, तो हम पैसेज में देखेंगे ट्रेजेडी की बात कहाँ हुई है। दूसरी बात, व्हाट मस्ट राइटर्स लर्न अगेन, राइटर्स को क्या सीखना चाहिए। अगर आपने पैसेज में ध्यान दिया होगा, वहाँ पे था व्हाट राइटर्स मस्ट लर्न अगेन, तो यहाँ पर ये हो गया। राइटर्स वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विद व्हाट, ठीक है, वर्कशॉप, जहाँ पर भी वर्कशॉप का कीवर्ड आया है उसके आसपास की सारी चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है। ये सब आप कब करोगे, जब आप एक बारी क्वेश्चन, आपको मैंने बताया कि आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड कर लेने हैं सारे, तो आपने कर लिए। उसके बाद पैसेज रीड करने के बाद जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो अब आपको पहले जब आपने पढ़ा था ना, तो आपको ये 5 चीज़ें लिखनी है जो मैं लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ मैं? ट्रेजेडी, अगेन, देन आपका वर्कशॉप, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑथर एंड ऑफ मैन इज अनटेनेबल बिकॉज, ठीक है। तो आपको लिखना है एंड ऑफ मैन, एंड ऑफ मैन अनटेनेबल, ये हो गया आपका 4th नंबर। और इस इन चीज़ों को ध्यान से सुनो, मैं कोई फर्जी नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज दे ऑल मेक सेंस एंड दे ऑल रियली हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सब बता रही हूँ। एंड मोस्ट ऑफ यू पीपल ऑल्सो फेस डिफिकल्टी इन पैसेजेस, ठीक है। तो प्लीज़ पे डिलीजेंट अटेंशन हेयर, ठीक है, अच्छे से समझो। नाउ यू हैव प्यूनी, मतलब प्यूनाई वर्ड का आपको मीनिंग पूछा है, तो आपको एक वर्ड का मीनिंग पूछा है। ये ऐसे यूजुअली पूछ लेते हैं, या तो वो एंटोनिम पूछेंगे, सिनोनिम, कभी ना कभी ऐसा आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा पूछा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपकी वोकैबुलरी टेस्ट हो रही होती है, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक इस टाइम पर परफेक्ट समझा चूज करने के लिए, राइट। तो हमने 5 क्वेश्चन लिख लिए। अब जब आपने दूसरी बार पैसेज को रीड करना है, उससे पहले ड्यूरिंग द फेज ऑफ योर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, once you are reading the questions at the start of reading passage and after you have done with reading passage, इन दोनों के बीच का जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको ये 5 कीवर्ड्स नहीं भूलने जो आपने क्वेश्चंस के साथ साथ लिखे हैं, है ना, ये वाले एंड ये वाले एंड ऑफ मैन अनटेनेबल है, वर्कशॉप है, अगेन है, और उसके बाद ट्रेजेडी, ये सारी चीज़ें, और एक वो मीनिंग, ठीक है। मीनिंग पूछा है तो मीनिंग तो आप लास्ट में भी कर सकते हो, बट आपको ये 5 चीज़ें नहीं भूलनी वन वाइल यू आर रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ओके, ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आपको। तो आपने इन क्वेश्चंस को नहीं भूलना विद बिटवीन दीज फेज, ये मैं आपको बता रही थी, ठीक है। ओके, चलो फिर, इतनी चीज़ें, इतनी एक्टिविटी कर ली ना जब आपने, उसके बाद आपको अब एक्चुअली आंसर्स फाइंड करने हैं, बिकॉज अल्टीमेट तो हमारा क्या मेन टारगेट है कि हमें आंसर्स ही फाइंड करने हैं। तो बस आपको ये समझाने के लिए मैंने लिखा था यहाँ एक बार, ओके, आई एम रबिंग इट, या चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, ट्रेजेडी ऑफ आवर मैन, ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स इज। अब आप यहाँ जाओ, स्टार्टिंग में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ट्रेजेडी क्या है आज के टाइम पे कि हम इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, रिलक्टेंट हैं कि हम, एक मिनट, या तो हम आज के टाइम पे इतने रिलक्टेंट हैं कि हम फिजिकल फियर से जो है वो उसके यूज टू हो गए हैं, राइट। सो क्या है ट्रेजेडी आज के टाइम की, देख ली हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके, कि वी हैव लर्न टू बियर जनरल, ओके। अब आप सीधा आंसर पे भी आ सकते हो, अनेबल टू बियर पेन, वी आर अनेबल, ऐसा कुछ नहीं है, हम फिजिकल फियर को बियर कर लेते हैं, ठीक है, फिजिकल फिजिकल फियर को बियर कर लेते हैं, वी आर सो यूज टू इट। सो वी हैव लर्न टू बियर जनरल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर। आई होप
नाउ इट इज़ क्लियर कि कितना ईजी हो गया आपके लिए आंसर फाइंड करना जब आपने स्किमिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद आपने आंसर बनाया। तो आपको 1 मिनट नहीं लगा होगा इस आंसर पे आने में, राइट? है ना, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट राइटर लर्न अगेन? अब राइटर को दोबारा क्या सीखना चाहिए? तो आप इसके लिए अगेन वाली लाइन पे आ जाओगे। जस्ट 1 मिनट। ये चीज़ वैसे मैंने पिछले वाले, ओके मैं इधर से ही दिखाती हूँ। यहाँ जहाँ पे मैंने स्किमिंग करी थी थोड़ा सा वो हो गया है हौच पौच, इसीलिए मैं इधर नहीं आ रही। बट अगेन यहाँ पर आपको सर्कल करना था। आई थिंक मैंने नहीं किया है। ओके या, दिस इज अगेन। ठीक है, ही मस्ट लर्न देम अगेन। व्हाट देम? देम के ऊपर पढ़ो फिर। आपको क्या करना होगा, देम के ऊपर पढ़ना है। क्या करना उसको, सही है, कहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से। बिकॉज ऑफ दिस द यंग मैन और वुमेन राइटिंग फॉरगॉटन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट मेक गुड राइटिंग एंड इसको अच्छी राइटिंग को सीखना है। ठीक है, ये है इसका इसेंस। अब यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ऐसा कुछ लिखा है तो। ठीक है, तो राइटर को दोबारा क्या सीखना चाहिए? द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ। क्लियर कट हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो आप, ह्यूमन हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट भूल चुका है आज के टाइम पे जो 1 मिनट, जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि आज के जो राइटर्स हैं ये चीज़ भूल चुके हैं कि ह्यूमन हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट में भी कुछ मतलब ह्यूमन हार्ट जो कॉन्फ्लिक्ट में है उसकी प्रॉब्लम्स को आज के टाइम पे इग्नोर किया जा रहा है। तो ये चीज़ उसको दोबारा सीखनी चाहिए, राइट? तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ, इन चीज़ों को दोबारा सीखने की ज़रूरत है। अब तुम देखो कितना ईजी हो रहा है ये चीज़ें हमारे लिए फाइंड आउट कर पाना जब हमने स्किमिंग टेक्निक को यूज़ किया। ठीक है, तो इसीलिए वो टेक्निक एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है एंड आई होप आपको अभी तक उस टेक्निक के बारे में पता नहीं होगा, बट आज के बाद आपको डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली आरसी में, दिस इज़ माई श्योरिटी। ओके, बट प्रोवाइडेड यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ, प्रैक्टिस कर रहे हो तो नहीं आएगी डिफ़िकल्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर्स वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विद। अब हमने देखा था कि वर्कशॉप वाली बात कहीं तो लिखी थी, है ना, वर्कशॉप भी कहीं तो था, ये रहा। वर्कशॉप फॉर एनीथिंग बट ओल्ड वेराइटीज ऑफ ट्रूथ एंड दिस ओल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ्स लैकिंग विद एनी स्टोरी। ठीक है, अब आप जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो साथ में ऑप्शंस भी पढ़ लिया करो। क्या है? स्टोरीज ऑफ लव एंड लस्ट, स्टोरीज ऑफ विक्ट्री, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड एफिमरल फैक्ट। ठीक है, तो आपको क्लियर कट यहाँ दिख गया होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स की जो बात हो रही है दैट इज, ये देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड लैकिंग स्टोरी, वर्कशॉप और एनीथिंग बट। ठीक है, मतलब इन चीज़ों के लिए वर्कशॉप कुछ भी नहीं है। ओल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ्स लैकिंग दिस दिस, सो ओल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए हमें वर्कशॉप फील्ड हमारी होनी चाहिए एज पर द ऑथर। ठीक है, ऑथर के हिसाब से जो भी राइटर्स होते हैं उनकी जो वर्कशॉप है दैट शुड बी फिल्ड विद यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, आई होप। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो, आपके पास ऑलरेडी है एक्सेस फिलोरा डैश डैश। ठीक है, उस पर पूछ लो फिलोरा क्वेरी पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर एंड ऑफ मैन इज अनटेनेबल बिकॉज। ठीक है, एंड ऑफ मैन अनटेनेबल है या फिर यू नो मतलब नेसेसरी है एंड ऑफ मैन, और क्यों नहीं है वो चीज़ अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ लास्ट की सेंटेंसेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा ही इज इमॉर्टल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ही हैज़ एन इनएग्जॉस्ट, नॉट बिकॉज ही हैज़ इनएग्जॉस्टिबल वॉइस, बिकॉज ही हैज़ सोल, कंपैशन एंड सेक्रीफाइस। तो आप इसमें ये मत सोचना कि इनएग्जॉस्टिबल वॉइस हो जाएगा। ढंग से अगर पढ़ते हो तो देख पाओगे कि यहाँ लिखा है नॉट बिकॉज। ठीक है, ये देखो, नॉट बिकॉज ऑफ दिस बट बिकॉज ऑफ कंपैशन सेक्रीफाइस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिकॉज ही हैज़ स्पिरिट बॉर्न ऑफ हिज सोल। ठीक है, समझ आया क्यों है? क्योंकि लास्ट लाइन पढ़ी जैसे ही हमने, बार बार क्वेश्चन का रेफरेंस लेते ही रहना है, क्योंकि उसके पास स्पिरिट है, सोल है, सेक्रीफाइस, कंपैशन, ये सब है, इसीलिए मैन इज इमॉर्टल और अनटेनेबल, राइट? ठीक है, एंड लास्ट इज कि हमारा वर्ड जो है प्यूनी, इसका मीनिंग क्या होता है? सो प्यूनाई या फिर प्यूनी कुछ भी कह लो, तो इसका मतलब होता है जो वीक है, वीक। ठीक है, वीक क्या मतलब? जब आप पैसेज रीड करोगे तब भी आप जैसे एक बारी क्विकली रीड कर रहे हो ना, दैट इवन देयर विल स्टिल बी वन मोर साउंड दैट ऑफ हिज प्यूनाई इन एग्जॉस्टिबल वॉइस स्टिल टॉकिंग। मतलब आप ये देखो कि
सब कुछ ख़त्म हो गया बट स्टिल एक इनएग्जॉस्टिबल वॉइस है किसी इंसान की, तो यार ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी आवाज़ होगी जो बहुत ज़्यादा गूंज रही होगी लाउडली। तो बट इसका मतलब होगा कि आप कोई छोटी सी आवाज़ है वो कहीं ना कहीं से निकल कर आ रही होगी। ठीक है, तो छोटी सी आवाज़ यानी कि पुनाए, दैट मीन्स टाइनी। ठीक है, इसका हो गया टाइनी। ब्रेव, डेयर, डेयरिंग और डूम। डूम का मतलब क्या होता है? डूम का मतलब होता है क्रिमिनल। ठीक है, कोई चीज़ क्रिमिनल है, कोई बंदा, तो उसको हम डूम्ड कह देते हैं, या फिर आज के टाइम में तो हम ऐसे भी यूज़ कर रहे हैं, डूम हो गई हमारी लाइफ। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव सही है, नेगेटिव कॉनोटेशन इसके साथ एसोसिएटेड है। बट ब्रेव और डेयरिंग तो इसके वो हो गए हमारे एंटोनिम्स। ठीक है, तो पुनाई का मतलब हो गया टिनी। ठीक है, जब आपने पूरा पैसेज रीड किया तब भी आपको ये चीज़ का इन्फ्रेंस वहाँ से मिल जाएगा, तो आप वो इन्फ्रेंस भी वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सो उसके साथ ही लास्ट में मैंने एक और आपके लिए पैसेज ऐड करा है, जिसको आप जिस यहाँ पर आपको वो एक्टिविटी दोबारा करनी है जो मैंने आपको ऊपर सारी बताई हैं, दैट इज़ योर स्किमिंग, देन आपका पैराफ्रेसिंग, देन आपका इमोशन या टोन को कैच करना। तो ये तीनों एक्टिविटी आप इस पैसेज पर ट्राई करोगे एंड उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आंसर करोगे। साथ में मैंने आंसर्स अटैच भी कर दिए हैं सो दैट यू कैन गेट टू नो, और ये वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। सो आई होप यू गॉट टू नो द क्लैरिटी अबाउट आरसी एंड कैसे आपको आरसी को अटेम्प्ट करना है, एंड हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। एंड scoring 8 to 9 out of 10 is not impossible, and it is not something that is not achievable. You can do that and you have to do, since you are here, so you will be uh, in a good position to get 8 to 9 out of 10 easily, right? On this note I would like to end this video, and keep practicing. Bye, take care.